आपका नॉलेज के लिए बहुत कारगर होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो दिया हुआ है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, इसका सही उत्तर है कथक। क्या है, कथक। तो अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो सही उत्तर है लखनऊ। कहाँ से है, लखनऊ से है। तो कहा गया है कि सड़क कितनी भी साफ होती है तो धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ होती है धूल हो ही जाती है। इंसान कितनी भी गुणवान क्यों न हो भूल हो ही जाती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ, पाठ का संबंध किससे है। जीत जीत मैं निरखता हूँ, पाठ का संबंध किससे है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात बिरजू महाराज से। किससे संबंध है, तो बिरजू महाराज से संबंध है। अब बढ़ते अगले प्रश्न को और। अगला प्रश्न क्या है कि आविनियो पाठ का लेखक कौन है। आविनियो पाठ के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है अशोक वाजपेयी। क्या है, अशोक वाजपेयी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि आविनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। आविनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ललित स्थल। क्या है, ललित स्थल। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे दिया हुआ है कि आविनियो किस नदी के किनारे बसा है। आविनियो किस नदी के किनारे बसा है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है रोन। क्या है, आविनियो रोन नदी के किनारे बसा है। कहा गया है कि हो मत मायूस तेरा मंजर छोटा नहीं, हो मत मायूस तेरा मंजर छोटा नहीं, तू वो कर सकते हैं जो किसी ने सोचा नहीं। इसलिए लगातार वीडियो पे बने रहिएगा। आपको हम कसम दे रहे हैं कि वीडियो देखकर जाइए परीक्षा देने। अगर इसमें से नहीं पूछा जाए तो इतना है कि आपको नॉलेज बढ़ा सकता है, लेकिन हम गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि इसमें से ज़रूर प्रश्न रहेगा। इसमें से 10 या 20 या 40 प्रश्न हो, लेकिन ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दिया हुआ है अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज क्या है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ईसाई मठ। क्या है, ईसाई मठ। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि पिकासो क्या थे। पिकासो क्या थे, तो पिकासो आपका चित्रकार थे। क्या थे, पिकासो चित्रकार थे। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सुजान सागर किसकी कृति है। सुजान सागर किसकी कृति है, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात घनानंद। क्या है, घनानंद। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है मुहम्मद शाह रंगीले। क्या है, मुहम्मद शाह रंगीले। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि स्वदेशी किस कविता की रचना है। स्वदेशी किस कवि की रचना है, अर्थात स्वदेशी किस कवि का रचना है, इसका सही उत्तर है प्रेम घन। क्या है, प्रेम घन। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि प्रेम घन किसका उपनाम है। प्रेम घन किसका उपनाम है, तो इसका सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी का। किनका है, बद्री नारायण चौधरी का। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे। प्रेम घन किस युग के कवि थे, इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग। क्या है, भारतेंदु युग के कवि थे। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है भारतीयता। क्या दिखाई नहीं पड़ती है, तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात अंग्रेजी। किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि रस खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है।
रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? इसका सही उत्तर है राधा। किसको बोले थे? तो राधा को प्रेम ऐनी बोले थे। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि रसखान के चितचोर कौन है? रसखान के चितचोर कौन है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। कौन थे चितचोर? श्री कृष्ण थे। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि रसखान वज्र के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं? रसखान वज्र के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने के तैयार है? इसका सही उत्तर है आपको तीनों लोग। क्या है? तीनों लोग। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अति सुधो स्नेह को मारगा, अति सुधो स्नेह को मारगा शीर्षक सवैया किसकी रचना है? शीर्षक सवैया किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है घनानंद। किनकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? इसका सही उत्तर है मो अंशुवाहिनी लौ बरसय। किस काल के? तो मो अंशुवाहिनी लौ बरसय। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? इसका सही उत्तर है रीति काल। किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद किस भाषा के कवि थे? इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात जीवन और यात्रा वर्णन। जीवनी और यात्रा वर्णन। ठीक है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है कि दही वाला मंगमा, दही वाली मंगमा के रचयिता है? दही वाली मंगमा के रचयिता क्या है? तो है आपका सही उत्तर श्रीनिवास। क्या है? श्रीनिवास। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? इसका सही उत्तर है कणक। क्या है? कणक। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है व्योम। क्या है? व्योम। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात भानु। क्या है? भानु। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि नाक का बाल होना, यानी नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होने मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना। क्या है? अधिक प्यारा होना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो विरोध में खड़ा होना। क्या है? विरोध में खड़ा होना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर है आस्तीन का सांप। क्या है? आस्तीन का सांप। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ कौन है? गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात मूर्ख हो जाना। क्या है? मूर्ख हो जाना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि टॉन बोल जाना, यानी टॉन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सही अर्थ है? यानी टॉन बोल जाना मुहावरे का इसमें से सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है आपका ऑप्शन सी अर्थात मर जाना। क्या है? मर जाना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है अपना काम निकालना। क्या है? अपना काम निकालना। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दिया हुआ है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है दल बदलना। क्या है? दल बदलना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है आपका खुशमद करना। क्या है?
खुशामद करना, क्या चीज़ है? तो खुशामद करना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है कि युद्ध भूमि में मर जाना। क्या है? युद्ध भूमि में मर जाना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? सिर पर भूत सवार होना के सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ इसका है कि धून सवार होना, यानी किसी काम को करने के लिए धून सवार होना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें जो अर्थ सबसे अधिक सही है उसे लिखे। कान देने मुहावरे का 4 शब्द दिया गया है, इसमें से जो सही है उसको आपको चुनना है। तो सही है ध्यान देना। क्या है? ध्यान देना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि धोबी का कूता न घर के न घाट का, यानी धोबी का कूता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना न होना। कहीं ठौर ठिकाना न होना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दाल भात में मूसल चंद, दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात बिना मतलब दखल देना। बिना मतलब दखल देना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन ए, अर्थात अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है अपने आदमी को कम आंकना। अपने आदमी को कम आंकना, यानी उसका वैल्यू बहुत कम देना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दूध का जला मुठा फूंक फूंक कर पीना, दूध का जला मुठा फूंक फूंक कर पीना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है खूब सोच कर काम करना। क्या है? खूब सोच कर काम करना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराई, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराई कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना क्या है? व्यर्थ है। मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन करना व्यर्थ है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है आपका अपना ऐब छोड़ दूसरे के ऐब देखना, यानी अपना कमी नहीं देखकर दूसरे का कमी देखना। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है विशेषज्ञ। क्या है? विशेषज्ञ। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि विरक्ति, यानी विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका आस्तिक है। क्या है? आसक्तिक। क्या है? आसक्तिक। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि उ एवं दीर्घयु, यानी हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो हर्षऊ एवं दीर्घऊ का उच्चारण स्थान आपका दांत है। क्या है? दांत है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है यशोधरा, यशोधरा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है द्विगु समास, क्योंकि चतुर्भुज में कौन समास है? तो द्विगु समास है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी? इसकी सही उत्तर है 2। क्या है? सही उत्तर है 2। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि अगेय का जन्म कब हुआ? अगेय का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1911 ईस्वी। क्या है? 1911 ईस्वी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि दिनकर को
किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अर्थात उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ का क्या मिला? पुरस्कार मिला। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? इसका सही उत्तर है 7वीं पीढ़ी। क्या है? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी अर्थात महीना में खर्च देने का निर्णय लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 56 रुपये। कितना है? 56 रुपये। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अर्थात 4वीं सदी से। कब से मिलने लगते हैं? तो 4वीं सदी से। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्ज़ाम लगा था? इसका सही उत्तर है 11, क्योंकि कितने रुपए का? 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा था। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आपका सही उत्तर है काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो वीडियो पर लगातार अंत तक बने रहिएगा। दिया हुआ है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? इसका सही उत्तर है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। क्या है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है प्रति जोड़ आया। क्या है? प्रति जोड़ आया। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि द्वेष का सही संधि विच्छेद क्या है? द्वेष का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है देव जोड़ ईश। क्या है? देव जोड़ ईश। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दिया हुआ है कि अतियुक्ति में किन किन को की संधि हुई है? अर्थात अतियुक्ति में किन किन को की संधि हुई है? इसका सही उत्तर है छोटी ई प्लस बड़ी यू। क्या है? छोटी ई प्लस बड़ा ऊ। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद है अनुजोड़ एसन। क्या है? अनुजोड़ एसन। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्वाजोड़ आगत। क्या है? स्वाजोड़ आगत। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गिरिंद यानी गिरिंद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इसका सही उत्तर है अर्थात छोटी यू प्लस छोटी ई। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि नयन का सही संधि विच्छेद है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद है आपका ने जोड़ अन। क्या है? ने जोड़ अन। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी कैसा शब्द है? इसका सही उत्तर है देशज। क्या है? खिचड़ी एक देशज शब्द है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि खेत किस प्रकार के शब्द है? खेत किस प्रकार के शब्द है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अर्थात देशज शब्द है। कैसा शब्द है? तो देशज शब्द है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि ठोस किस प्रकार के शब्द है? ठोस किस प्रकार के शब्द है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है देशज, क्योंकि ठोस देशज शब्द है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है शेखर चंद्र, अर्थात चंद्रशेखर।
अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात सवैया। क्या है, सवैया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है गठड़ी। क्या है, गठड़ी। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। इसका सही उत्तर है 9 जोड़ अ। क्या है, 9 जोड़ अ। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। तो इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि 20 का दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो इसका सही उत्तर है मध्य वर्ग। क्या है, मध्य वर्ग। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ की रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ की रचयिता है। इसका सही उत्तर है आपका भारत से हम क्या सीखे। क्या है, भारत से हम क्या सीखे। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। इसका सही उत्तर है जर्मनी। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है। इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है गाँवों में, क्योंकि भारत कहाँ बसता है, गाँवों में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है। पारसियों में धर्म का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात जरथुस्त्र। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ललित। किनका निबंध है, ललित का। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात शिक्षा और संस्कृति। किसका है, तो शिक्षा और संस्कृति। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि अल्पज्ञ यानी अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय जीव होता है। तो चलिए हम वीडियो के यहीं पे अंत करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अभी तक अगर लाइक और कमेंट नहीं किए हैं तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।